चलिए तो हम अशोक का साम्राज्य देखें कि आखिर अशोक का साम्राज्य कहाँ तक फैल गया। ठीक है। और कितनी दूर तक विस्तृत हो गया अशोक का साम्राज्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब अच्छा, इसके पहले आपने जो देखा तो हमने यहाँ पे ये जाना था कि आखिर जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब आखिर साम्राज्य को उसके बाद कहाँ तक ले गया। ठीक है। इराक ईरान जो उस समय मतलब इराक सिकंदर, फिर उसके बाद यहाँ ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर बात करें तो ये सब पूरा कहाँ आता था, भारत में आता था। आगे चल करके अशोक के समय में अभी तक का मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो किसके समय में था, हमारे अशोक के समय में। ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें कि आखिर इसका मतलब जो साम्राज्य है वो कहाँ तक फैल गया था, अशोक का साम्राज्य, तो देखिए इस समय जो मौर्य काल है, ठीक है, इसका जो साम्राज्य है तो उत्तरापथ यानी उत्तर की तरफ ये मतलब 5 प्रांत में विभाजित कर दिया था। कितने प्रांत में? 5 प्रांत में। तो जो इसका पहला था उसको इसने क्या उत्तरापथ नाम दिया, क्योंकि उत्तर की तरफ है। और इसकी राजधानी क्या बना दी? तक्षशिला बना दी। ठीक है। क्या बना दी राजधानी इसकी? तक्षशिला बना दी। ठीक है। और उसके बाद हम देखें तो दूसरा आपका अवंती राष्ट्र था, जो कि वर्तमान के कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और अवंती राष्ट्र की जो राजधानी इसने बनाई तो वो क्या बनाई? उज्जैनी। यानी वर्तमान का जो आपका उज्जैन है तो उसी को क्या बनाया, अवंती राष्ट्र की क्या बनाया, राजधानी बनाया। ठीक है। उसके बाद आपने देखा था कि अशोक ने क्या किया था बताइए, कलिंग युद्ध किया था। तो कहां तक पहुंच गया था? कलिंग तक पहुंच गया था। ठीक है। तो कलिंग की राजधानी इसने क्या बनाई थी? तोसली। ठीक है। कलिंग के बाद हम आगे बढ़े। ठीक है। तो दक्षिणापथ की स्वर्णागिरी, दक्षिण में जो सबसे सुदूर रास्ता। और सबसे लास्ट आपका बीचों बीच का यानी प्राची। प्राची मतलब मध्य देश। और मध्य देश की राजधानी इसने बनाई थी पाटलिपुत्र। ठीक है। समझ में आया? तो मुख्य रूप से हम देखें तो अशोक का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उसको अपने प्रांत की व्यवस्था को संचालन करने के लिए या प्रांत अपने पूरे राज्य में शासन करने के लिए उसको उसने किस में बांट के रखा था? प्रांतों में बांट के रखा था। और कुल ऐसे कितने प्रांत बनाए थे उसने? 5 प्रांत बनाए थे, जिसमें उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला को बनाया था, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी यानी वर्तमान का उज्जैन, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की स्वर्णागिरी, और प्राचीन मध्य देश की राजधानी क्या बताया था बताइए, आपका पाटलिपुत्र, है ना, वर्तमान का पटना बनाया था। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अशोक का साम्राज्य अभी तक सबसे बड़ा साम्राज्य है। इतना बड़ा साम्राज्य अभी तक किसी भी साम्राज्य ने भारत के स्थापित नहीं किया है। तो अब बात आई कि यहाँ का आखिर मतलब जो है तो प्रशासन कैसे किया जाए इतने बड़े राज्य को संभालना, क्योंकि राजा सब जगह तो नहीं बैठ सकता है। तो राजा सब जगह नहीं बैठ सकता है तो इसके लिए वो क्या करे कि जहां जहां का वो जो मुख्य प्रांत है वहां की जो राजधानी है तो वहां पे वो क्या किया करता था, गवर्नर को बैठा दिया करते थे ये लोग। और सामान्यतः गवर्नर कौन होगा? ऐसा व्यक्ति होगा जो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए। और सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति ऐसा कौन हो सकता है? तो सबसे पहले वो उसका अपना पुत्र। ठीक है। जैसे बिंदुसार ने तक्षशिला और अवंती का राज्यपाल किसे बनाया? क्रमशः अपने पुत्र सुशीम और अशोक को बनाया। ठीक है।
तो इसलिए ये लोग क्या करते रहे कि अपने ही पुत्र को क्या करते थे, इन जगहों पर क्या कर देते थे, बैठा देते थे। तो जैसे आज आज का आप जो प्रशासन देख रहे हैं, तो आज के प्रशासन की अगर हम बात करें तो आज का प्रशासन कैसा है बताइए, है ना। केंद्रीकृत व्यवस्था है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जैसे केंद्र में एक सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार। फिर भारत में इतने सारे राज्य हैं, तो उनमें शासन संचालित करने के लिए क्या बनाई गई है, राज्य सरकार। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार एक अलग है, उत्तर प्रदेश की सरकार अलग है, छत्तीसगढ़ की सरकार क्या है, अलग है। और इसके बाद, है ना, हम अपने क्षेत्र विशेष पे आते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जबलपुर में आते हैं, तो जबलपुर में भी प्रशासन करने के लिए यहाँ पे स्थानीय निकाय बनाया गया है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थानीय प्रशासन कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्थानीय प्रशासन है ना, तो जैसे जो महानगर है ना, तो वहां पे काहे की अवधारणा रहेगी बताइए, ठीक है, नगर निगम की। उससे छोटी जगह रहेंगे तो वहां नगर पालिका, उससे छोटी जगह रहेंगे तो वहां पे नगर परिषद, ठीक है। उससे छोटी रहेंगे तो आप देखेंगे वहां ग्राम पंचायत वगैरह का कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार जो हमें आज व्यवस्था देखने को मिलती है, तो ये आज व्यवस्था आज की नहीं है बल्कि ये पहले की है। सबसे पहले अगर हमें ये प्रशासन कहीं देखने को मिलता है तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। आज का जो वर्तमान का प्रशासन है ये कहीं और से नहीं बल्कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया है ना। जैसा कि मैंने आप लोग को चर्चा की थी कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था किस पर आधारित पुस्तक है, राजनीति विज्ञान पर आधारित है, ठीक है। तो यहीं पे सारी चीजें मतलब कौटिल्य ने यानी कि आचार्य चाणक्य ने सब कुछ बताया था, ठीक है। आगे चल करके इसी पुस्तक का ट्रांसलेशन करता है जब मध्यकाल का समय आता है, लगभग 1000 ईस्वी का समय आता है, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, मैकियावेली। तो मैकियावेली इसी बुक का ट्रांसलेशन करता है और उसका नाम क्या रखता है, द प्रिंस। नाम द प्रिंस क्यों रखता है कि एक राजा को अपने राज्य का संचालन कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में ये अपनी पुस्तक द प्रिंस में बता रहा है, जो कुछ और नहीं बल्कि कौटिल्य की ही अर्थशास्त्र का क्या है, ट्रांसलेशन है। और इसी आधार पे फिर पूरे यूरोप में क्या मतलब वहां का क्या स्थापित हुआ, एक तरह से प्रशासन व्यवस्था स्टार्ट हुई। तो एक तरह से हम देखें तो प्रशासन व्यवस्था की जननी या जनक कौन है, आचार्य चाणक्य है, सॉरी जनक कौन है, आचार्य चाणक्य है, ठीक है। अब हम बात करें तो जैसे यहाँ पे मतलब राज्य सरकार है, तो वहां पे ये व्यवस्था किस में बांटी गई थी, प्रांतों में बांटी गई थी, ठीक है। और प्रांतों के ऊपर कौन हुआ करता था, राजा हुआ करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था बांटी गई और आज जैसे आप देखते हैं कि भारत के संचालन के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, है ना। जैसे गृह मंत्रालय है, ठीक है, वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है। अलग अलग मतलब काम को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को उनकी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये सब आया कहां से, तो ये सब यहीं से निकल करके आ रहा है। आचार्य चाणक्य ने बोला कि इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो इन सभी डिपार्टमेंट या विभागों को क्या नाम दिया, तीर्थ नाम दिया। और मौर्य प्रशासन में हमें कितने तीर्थ देखने को मिलते हैं, कुल 18 तीर्थ देखने को मिलते हैं, है ना। आपसे एग्जाम में प्रश्न आता है कि मौर्य प्रशासन में कितने तीर्थों का उल्लेख हुआ है, तो कितने तीर्थों का उल्लेख हुआ है, कुल 18 तीर्थों का उल्लेख हुआ है। अब ये जो 18 तीर्थ हैं, तो ये कौन कौन से विभाग हैं और इनका प्रमुख कौन कौन है, ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है कि आखिर ये कौन कौन से विभाग हैं और इनका प्रमुख कौन कौन है। इनको हम एक एक देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मैं अगर आप लोगों से चर्चा करूं कि सबसे पहला विभाग मौर्य प्रशासन का क्या था, यह बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछता है कि मौर्य प्रशासन को समझाइए या मौर्य प्रशासन के 18 तीर्थ बताइए, या पूछ लेगा कि इसका मतलब जो है तो अध्यक्ष यानी कि प्रमुख कौन है ना। तो देखिए सबसे पहले तो मतलब राजा होता था और राजा का जो परामर्शदाता होता था, तो वो कौन होता था, पुरोहित,
और यही पुरोहित किसका काम किया करता था? मंत्री का काम किया करता था। यानी इसका काम क्या रहता था? मुख्य रूप से किसको सलाह देना? राजा को सलाह मशवरा देना। ठीक है ना? जैसे आज आप देखते हैं ना, ठीक है, आईएएस रैंक के ही सीनियर ऑफिसर्स किस मतलब रैंक में चले जाते हैं? सचिव, सेक्रेटरी। तो वही जाकर के क्या करते हैं बताइए? अलग अलग मंत्रालय के मतलब वो सचिव बनते हैं और वही अलग अलग पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं और सलाह मशवरा का क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि राजा जो भी आदेश लिखेगा, जैसे आज सरकार के जो भी आदेश आते हैं तो आपको सब कहाँ पे प्राप्त होते हैं? तो वो जितने भी आदेश होते हैं, है ना, तो भारत के गजट में वो क्या होते हैं बताइए? प्रकाशित होते हैं। ठीक है। कि कोई भी अगर अधिनियम नया आता है या कानून आता है तो उसको बाकायदे क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से उस समय राजा अगर कोई भी नियम लाएगा या कोई भी आदेश अगर पारित करेगा तो उस आदेश को पारित करने वाला होना चाहिए ताकि लोगों तक वो बार क्या है बताइए? बात पहुंचे। तो उस आदेश को प्रसारित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? प्रशस्ता। तो जो दूसरा डिपार्टमेंट था तो वो कौन सा डिपार्टमेंट था? प्रशस्ता डिपार्टमेंट। और प्रशस्ता विभाग यानी प्रशस्ता तीर्थ कहेंगे हम यहाँ। प्रशस्ता तीर्थ का काम क्या था बताइए? राजकीय आज्ञाओं को लिखना या राजकीय आदेशों को लिखना। ठीक है। जो भी राजा आदेश देगा उसे लिख के लिखने का काम कौन करेगा बताइए? प्रशस्ता करेगा। ठीक है। फिर प्रशस्ता के बाद हम आगे बढ़े अगला, तो अगला कौन होता था बताइए? युवराज। और युवराज कौन हुआ करता था? तो राजा का क्या होता था? अगला उत्तराधिकारी। ठीक है। युवराज के हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट सेनापति। सेनापति कौन होता था? जो युद्ध का संचालन करता था। युद्ध का संचालन करता था। सेनापति के बाद अगला हमारा समाहर्ता। समाहर्ता। समाहर्ता कौन होता था? राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी जिसका काम क्या होता था? टैक्स को कलेक्ट करना। ठीक है। समाहर्ता का काम क्या करता था? समाहर्ता, द वन हु कलेक्ट द ऑल टैक्सेस इज समाहर्ता। है ना? मतलब राजस्व विभाग का अधिकारी होता था जिसका काम क्या करना होता था? टैक्स कलेक्ट करना होता था। कि जैसे जो भी उपज हो रही है, ठीक है, तो उसका कितना ले लेना? सपोज 1/3 भाग ले लेना। ठीक है। तो ये कलेक्ट करने का काम कौन करता था? समाहर्ता करता था। जैसे आज आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही अंतर्गत सारा प्रशासन होता है मुख्य रूप से देखा जाए। तो इसी व्यवस्था को बनाने के लिए जैसे डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर के पटवारी तक सभी रहते हैं। ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकारी होता था। कौन बताइए? समाहर्ता। ठीक है। समाहर्ता के बाद सन्निधाता। और सन्निधाता कौन है? सन्निधाता वो होता था जिसके पास सारे पैसे रहा करते थे। जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो आरबीआई। ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी सारा पैसा कहाँ पे रहता है बताइए? आरबीआई के पास रहता है। तो उसी प्रकार से उस समय
जो पूरे मतलब राज्य का पैसा कलेक्ट करके अपने पास रखता था, तो वो विभाग यानी कि जिसे हम यहाँ पे तीर्थ कहेंगे, वो तीर्थ क्या कहलाता था? सन्निधाता। ठीक है। और सन्निधाता का काम क्या रहता था? मतलब ये राज्य का कोषाध्यक्ष होता था, राज्य की कोषाध्यक्ष। है ना। कोष यानी क्या होता है? धन या पैसा, और उसको क्या करना बताइए? रखने वाला क्या कहलाता है? कोषाध्यक्ष कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए? समझ में आया? पुरोहित राजा को सलाह देने वाला, प्रशस्ता राजकीय आदेशों को लिखना, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, सेनापति युद्ध का संचालन, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, और सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें आगे, ठीक है, तो देखो एक कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है। ये हमारा क्या है? पूरा राज्य है। ठीक है। और ये हमारी राजधानी है बीच में। तो जो राज्य है, अगर कोई आक्रमण करेगा, यहां पे क्या करेगा? देखो तुम लोग बात मत करो। अगर कोई आक्रमण करेगा, ठीक है, तो आक्रमण करेगा तो हो गया क्या समझना? अगर किसी को, किसी राज्य को क्या करना है बताइए? जीतना है। तो उसको जीतने के लिए क्या होगा? वो यहां पे आक्रमण करे कि जाकर के राजधानी में आक्रमण कर दे? वो अगर जाकर के राजधानी में आक्रमण कर दे तो यहीं से कंट्रोल है क्या बताइए? पूरे बाहर का, आउटर का। तो अगर यहां पे वो आक्रमण कर दे तो ऑटोमेटिक ये जो पूरा साम्राज्य है तो उसके अंडर में आ जाएगा, क्योंकि यहां पे अब राजा को खत्म करके कौन बैठ जाएगा? वो। और जो राजा की गद्दी पे बैठेगा वही राजा होगा, और उसी के आदेशों का क्या करना होगा बताइए? पालन करना होगा। समझ में आया? ठीक है। तो इस प्रकार से ये बीचों बीच वाला क्षेत्र, ठीक है, और ये बाहर वाला क्षेत्र, तो यहां पे क्या है बताइए? ये पूरा महल है, और इसी महल की रक्षा करने के लिए बाहरी क्या बनाया गया है? दीवार को बनाया गया है। ठीक है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट क्या हो गया? दुर्ग, जिसे हम क्या कहते हैं? किला। ठीक है। तो हमें इसके पूरी राजधानी की रक्षा करने के लिए महल के यानी दुर्ग के चारों तरफ हमने क्या बताई? दीवार बनाई, सुरक्षा दीवार बनाई। तो सुरक्षा दीवार पे यहां पे कुछ क्या होंगे बताइए? सुरक्षा सैनिक, यहां मेन गेट होगा, और हर जगह कौन तैनात होंगे? बीच बीच में यहां पे चेक पॉइंट बनाए जाएंगे, वॉच टावर बनाए जाएंगे, जहां पे ये कौन होंगे बताइए? सुरक्षा वाले व्यक्ति या सुरक्षा सैनिक तैनात होंगे। तो इन लोगों का भी तो कोई प्रमुख होगा जिसके जिम्मेदारी होगी कि कोई भी दुर्ग के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो इन लोगों का जो कमांडर होगा उसे क्या बोला जाएगा? दुर्गपाल। क्या बोला जाएगा? दुर्गपाल बोला जाएगा। ठीक है। अब यहां की भी रक्षा की जिम्मेदारी होगी किसी की, तो यहां की रक्षा की जिम्मेदारी जिसे होगी उसे क्या बोला जाएगा? अनंतपाल बोला जाएगा। तो इस प्रकार दुर्गपाल और अनंतपाल। ठीक है। तो समझ में आया? दुर्गपाल मतलब कौन सा व्यक्ति हो गया? ऐसा व्यक्ति हो गया कि जो क्या करेगा बताइए? है ना। बाहरी क्या करेगा? बाहरी मतलब दुर्ग की सीमा की क्या करेगा बताइए? रक्षा करेगा। और ये क्या करेगा? अंदर की रक्षा करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो और विभाग बनाए गए थे, इन दोनों की ये प्रमुख जिम्मेदारी थी। ठीक है। आगे, अब अगर कोई क्या करेगा बताइए? यहाँ पे मतलब कोई भी अगर किसी भी प्रकार का अगर मान लीजिए अनैतिक कर्म करेगा, अन्याय करेगा या गलत काम करेगा, तो उसको सजा देने का भी तो काम करना पड़ेगा ना। जैसे वर्तमान में हमारे पास क्या व्यवस्था है बताइए? एक है हमारे पास दीवानी न्यायालय, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिविल कोर्ट। और एक होता है फौजदारी न्यायालय। ठीक है। जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? क्रिमिनल कोर्ट। है ना। तो दीवानी न्यायालय यानी कि सिविल मामले या सिविल कोर्ट, है ना, इसका काम क्या रहता है? जमीन से संबंधित मामले, जमीन से
संबंधित मामले। फिर फौजदारी न्यायालय, तो ये जैसे लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, है ना, विवाद, इससे संबंधित मामले। ठीक है। जैसे मुख्य रूप से, है ना, दो तरह के मामले को मतलब कैटेगराइज किया गया है। इसी मामलों में लगभग सभी मामले आ जाते हैं। ठीक है। एक तो या तो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, और या तो किसको लेके झगड़ा करेंगे, जमीन को लेके झगड़ा करेंगे। ठीक है। आपस में लड़ाई का कारण कुछ भी हो सकता है, आपस में लड़ाई का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर अगर मारपीट हो गई, विवाद हो गया, है ना, या मार दिया, तो ये सब ऐसे केसेस कहाँ पे जाते हैं? क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। और जमीन जगह से, जमीन जायदाद जगह से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? सिविल न्यायालय में जाते हैं, यानी कि दीवानी न्यायालय में जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था हमारे पास जो वर्तमान में है, तो वो आज नहीं बल्कि उस समय से थी, उस समय से थी। तो फौजदारी मामले को उस समय जो देखा करता था, उस विभाग को क्या बोला जाता था? प्रदेष्टा। प्रदेष्टा मतलब क्या होता है? फौजदारी मामले को देखने वाला न्यायालय। प्रदेष्टा मतलब क्या होता है? फौजदारी न्यायालय को देखने वाले मतलब देखने वाला न्यायालय। मतलब ये ऐसा अधिकारी होगा, ये जो जज होगा वो किसका हेड होगा? लड़ाई झगड़े मारपीट यानी कि फौजदारी न्यायालय का क्या होगा बताइए? प्रमुख होगा। ठीक है, क्लियर है। अब दीवानी न्यायालय का व्यवहारिक, इसका व्यवहारिक, तो जो हमारी आज की व्यवस्था है या संपूर्ण विदेशों की जो व्यवस्था है, तो वो कहां से निकल के आ रही है? मौर्य प्रशासन के 18 तीर्थ, जो कि कहां से ये सब चीजें बताई गई हैं, किसने बनाया है? आचार्य चाणक्य ने। ठीक है। तो 10वां जो विभाग हो जाएगा या तीर्थ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। ठीक है। जैसे दुर्गपाल जो है, तो सीमावर्ती क्षेत्र का जो कमांडर रहेगा, ठीक, जिम्मेदारी देगी अनंतपाल, यानी दुर्ग के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी। सुरक्षा, ये आप चित्र बना लेंगे तो आपको बेटर क्लियर होगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी। ठीक है। प्रदेष्टा मैंने बता दिया क्या है? फौजदारी मामले देखने वाला प्रमुख, और व्यवहारिक यानी दीवानी मामले देखने वाला प्रमुख। है ना। कितने तीर्थ हो गए हमारे? 10 तीर्थ मुख्य रूप से मतलब ये हो गए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। तो ये सब नोट कर लिए हैं आप लोग? लिखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। लिखेंगे तो आपको मतलब याद भी होंगी चीजें। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। ये अलग अलग विभाग हैं और इसके अलग अलग क्या है? प्रमुख है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि मौर्य प्रशासन में फौजदारी मामले देखने वाला विभाग या देखने वाला तीर्थ बोलेगा, तो आप क्या बताएंगे? प्रदेष्टा। ठीक है। चलिए, है ना। अब अगला बहुत प्रमुख है, अगला जो विभाग है, ठीक है, तो वो क्या है? कर्मांतिक। और कर्मांतिक कौन सा तीर्थ है या कौन सा विभाग है? तो ये ऐसा तीर्थ या ऐसा विभाग है कर्मांतिक, जो कि क्या करता है, क्या देखता है? तो आपके उद्योग और कारखानों का जो होगा, क्या बताइए? प्रमुख होगा। उद्योग और कारखानों का प्रमुख। ठीक है। जैसे आप देखते हैं आज भी मतलब हमारे यहाँ अलग से उद्योग विभाग बनाया गया है, और उद्योग विभाग में अलग अलग मतलब जिलों में संचालक बैठते हैं। ठीक है। और उन सभी का एक मतलब जो होता है तो प्रमुख होता है ना, आईएएस रैंक का ऑफिसर रहता है।
तो और फिर उसके बाद अलग से एक उद्योग मतलब जो है तो मंत्रालय भी बनाया जाता है ना। तो आप जैसे देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे यहाँ मतलब व्यापार वगैरह होने लगा था। आगे चल करके मतलब बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ मतलब जो है तो मैन्युफैक्चरिंग होने लगी थी। तो उद्योग और कारखानों का मतलब जो प्रमुख होगा वो क्या कहलाएगा बताइए? कर्मांतक, है ना। उद्योग कारखाने में ऐसे ही व्यक्ति होगा जो क्या करेगा? कर्म करेगा। इसलिए उसे क्या बोला जाएगा? कर्मांतिक बोला जाएगा। याद करने के लिए आप लोगों को, है ना, रिलेट करके आप ही को ये सारी चीजें क्या करना है बताइए? याद करना है, ठीक है। अब जैसे वर्तमान समय में आप देखते हैं कि अलग अलग जगह एक अब सुरक्षा व्यवस्था है ना। आपने बाहर की सीमा की भी रक्षा कर ली, अंदर की भी सीमा की रक्षा कर ली। अब नगर में सब जगह सुरक्षा करने के लिए भी तो किसी को बैठाया जाएगा, है ना। तो जैसे अभी अभी मदन महल के क्षेत्र में बैठे हैं, तो यहाँ की सुरक्षा का जिम्मे किसे दिया गया है? यहाँ के टाउन इंस्पेक्टर को। मदन महल में एक थाना है और उस थाने में क्या मतलब एक बैठाया गया है? टाउन इंस्पेक्टर। तो जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं, ठीक है। तो नगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे दी जाती थी? कोतवाल को दी जाती थी, जिसे क्या कहते थे उस समय? नागरक कहते थे। नागरक, ठीक है। नागरक यानी क्या होता है? कोतवाल, मतलब टीआई। ठीक है। इसके पास क्या जिम्मेदारी रहती थी? नगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो नगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन देता देखता था? नागरिक। ठीक है। वर्तमान समय में आप इसे टीआई से रिलेट करके क्या कर सकते हैं बताइए? देख सकते हैं, ठीक है। फिर अब ये इतना बड़ा पूरा राजमहल है, तो इतने बड़े पूरे राजमहल की भी तो देखभाल करना पड़ेगा ना, है ना। जैसे ये इंस्टीट्यूट है ना, कहाँ पुताई कराना है, कहाँ लिपाई कराना है, कहाँ क्या कराना है, पूरा जैसे घर का मेंटेनेंस देखना पड़ता है, उसी प्रकार पूरे महल का क्या करना पड़ेगा बताइए? मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। तो पूरे महल का जो रख रखाव है, जो मेंटेनेंस वो देखेगा, वो कौन होगा? दवारिक। दवारिक। इसके ऊपर क्या जिम्मेदारी रहेगी? तो राजमहल की देखभाल, की देखभाल, कहाँ क्या काम कराना है, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज कौन करता था? दौवारिक करता था, ठीक है। अब जो राजा है, तो राजा की सुरक्षा के लिए भी क्या मतलब यहाँ पे रखना पड़ेगा? बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा, है ना। जैसे आप देखते हैं ना कि वर्तमान समय में जैसे जब भारत देश के प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी जब चलते हैं, तो उनके साथ आप देखते हैं ना कि सफारी सूट पहने कई, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एसपीजी, ठीक है। जिसका मतलब जिम्मा क्या रहता है? प्रधानमंत्री की पूरी सुरक्षा का जिम्मा रहता है ना, कि कहीं भी किसी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मौर्य प्रशासन में या मौर्य काल में मतलब सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ पे जो राजा के अंग रक्षक हुआ करते थे, वो पुरुष ना होकर के कौन हुआ करती थी? महिलाएं हुआ करती थी, ठीक है। अब ये महिलाएं कोई सामान्य महिलाएं नहीं हुआ करती थी। कैसी महिलाएं हुआ करती थी? ये कमांडो महिलाएं हुआ करती थी, जो पूरी तरह से क्या हुआ करती थी? प्रशिक्षित हुआ करती थी, ठीक है। तो राजा की मतलब जो अंग रक्षक है, तो उसे क्या कहा जाता था? अंतर्वैशिक। अंतर्वैशिक, ठीक है। तो जो अंतर्वैशिक है वो किसका प्रमुख है? राजा के अंग रक्षकों, यानी वर्तमान में इसे आप एसपीजी से रिलेट कर सकते हैं, अंग रक्षकों का प्रमुख। जैसे आपने देखा था ना कि वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अंग रक्षक सिख सरदार थे, तो उन्होंने ही उनको क्या कर दी थी बताइए? गोली मार दी थी, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब मसला होता है प्रधानमंत्री की क्या है बताइए? सुरक्षा की जिम्मेदारी का, ठीक है। ये व्यक्ति फिर किसी के भी कनेक्ट या कांटेक्ट में नहीं रहता है, ठीक है, कि किसी प्रकार की कहीं कोई साजिश ना हो जाए। जो गलती इंदिरा गांधी के मतलब समय पे हुई थी, वो दोबारा रिपीट ना हो पाए। तो इनका बहुत हाई एंड टाइट प्रोटोकॉल रहता है, ठीक है। चलिए,
जहां भी पीएम जाते हैं तो उनके जाने के पहले ही ये सब पहुंच जाते हैं, उनके जाने के 3 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। और जिस एरिया में रैली निकालनी रहती है या भाषण देना रहता है, वहां सब जगह ये लोग पहले तो खुफिया सूचना इकट्ठा करते हैं कि कहीं कोई बम ब्लास्टिंग या कुछ मारने की, जैसे आपने देखा था ना कि राजीव गांधी को मतलब जो है तो माला पहना करके ही बम ब्लास्टिंग में क्या कर दिया गया था, उड़ा दिया गया था। तो इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो पाए इसलिए बहुत हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रहता है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब जो है तो यहाँ किसको बनाया गया, अंतर्वैश्विक को बनाया गया। और इसी के साथ इंटेलिजेंस भी काम करता है। जैसे अगर मान लीजिए जबलपुर में मोदी जी गैरिसन ग्राउंड में आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको उसके मतलब कई मतलब एक आध हफ्ते पहले से ही वहां पे मतलब मॉक ड्रिल चालू हो जाएगी, कॉन्फिडेंशियली गोपनीय रूप से हर जगह क्या मतलब जो है तो फोन में लोग क्या बात कर रहे हैं से लेकर के वहां की पूरी सुरक्षा व्यवस्था, जो क्षेत्र है, एरिया है, ये सब है ना। तो अच्छा, मौर्य प्रशासन में एक बात और बता दे, यहाँ पे गुप्तचरों का काम कौन किया करता था? तो यहाँ पे भी गुप्तचरों का काम मतलब महिलाएं करती थी, जिन्हें क्या कहते थे, विष कन्या कहते थे। ठीक है, वर्तमान में तो कई कन्याएं विष कन्या है, लेकिन मौर्य काल में गुप्तचरों का काम जो किया करती थी वो कौन किया करती थी? विष कन्या। विष कन्या इन्हें नाम क्यों दिया गया है? विष कन्या इन्हें नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत होती थी और इन्हें इन्हें सांप का क्या किया जाता था बताइए, विष दे दे करके, विष दे दे करके ट्रेंड कर दिया जाता था, है ना। जैसे किसी को थोड़ा थोड़ा अगर, जैसे जो घोड़ा रहता है तो घोड़े को जहर की मतलब डेली एक एक बूंद दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसमें मतलब उसकी बॉडी में तेज आए, दौड़ने का क्या है, तेज आए। तो इसी प्रकार विष कन्याओं के भी अंदर जहर भरा जाता था। इतना जहर नहीं कि एक ही बार में पूरा इंजेक्शन ठूस दे, धीरे 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 धीरे। तो उनके शरीर में क्या हुआ बताइए, ब्लड चला गया। फिर वो क्या किया करती थी, राजा के पास जाती थी और पास जा करके उसे रिझा करके उससे गोपनीय जानकारियां उससे उगलवा लेती थी। आ रहा है समझ में? और कई बार राजाओं को मारने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था, राजा को, राज्यपाल को, है ना, या किसी व्यक्ति को, तो जा करके उसको डस देती थी तो वो वहीं पे क्या है, मर जाता था। हालांकि आजकल तो ये सब की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही पुरुष बेचारा मरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये सब आपको हंसाने के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो मंत्री, जैसे आज का भी हमारा क्या है बताइए, मंत्री परिषद है। और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। खूब सारे अलग अलग क्या है बताइए, जैसे देखिए प्रधानमंत्री बनता है, फिर प्रधानमंत्री के नीचे क्या रहता है, कैबिनेट मंत्री रहते हैं। कैबिनेट मतलब मंत्री मतलब ये सबसे मतलब मेजर डिपार्टमेंट है और उसके ये क्या है बताइए, मंत्री हैं, है ना। तो इन सभी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय भी यहाँ पे जितने भी विभाग हैं तो इन विभागों को देखने के लिए जो जो मंत्री रहेंगे तो वो किससे कोऑर्डिनेट करेंगे? तो वो किससे करेंगे? मंत्री परिषदाध्यक्ष। ठीक है, तो मंत्री परिषदाध्यक्ष कौन होगा? मंत्री परिषद का अध्यक्ष। ठीक है, फिर अगला अगला तीर्थ या विभाग हमारा कौन है? आटविक। आटविक यानी क्या होता है? वन विभाग का प्रमुख, वन विभाग का प्रमुख। अब देखिए मौर्य काल में जितने भी महल और ये सारी चीजें जो बनती थी वो किसकी बनती थी? लकड़ी की बनती थी। इसलिए ये विभाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज भी अगर आप देखें तो हमारे इंडिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, तो उसी प्रकार मतलब मौर्य प्रशासन में भी एक तीर्थ या जिसे हम कहें विभाग था, उसका नाम क्या था बताइए? वन विभाग। तो वन विभाग का जो प्रमुख था वो क्या कहलाता था बताइए? आटविक कहलाता था। क्या कहलाता था? आटविक कहलाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा। ठीक है, अगला हमारा है नायक। नायक मतलब ये कौन सा अधिकारी है? तो सेना का संचालन। पहले तो देखो सेनापति रहेगा,
फिर सेना अलग अलग टुकड़ी में बटी रहेगी, तो अलग अलग टुकड़ी का जो कमांडर होगा वो क्या कहलाएगा? नायक। और वो क्या करेगा? अपनी अपनी टुकड़ी का संचालन करेगा। तो सेना का संचालन करने वाला क्या कहलाएगा बताइए? नायक कहलाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो मतलब पूरा हमारा मौर्य साम्राज्य है ना, ये 17 और 18वां तो अपना राजा हो ही गया, उसकी तो कोई बात ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये मौर्य प्रशासन के क्या हैं बताइए? कुल 18 तीर्थ हैं। कितने? 18 तीर्थ हैं, या जिन्हें हम क्या कहते हैं? 18 विभाग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, है ना।